नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मुख्यमंत्री का नवाचार, किसानों के बीच सरकार। दरअसल वर्ष 2026 को सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। गेहूं, सोयाबीन पर किसानों को एमएसपी दी जा रही है। अब धान पर भी एमएसपी देने की घोषणा सरकार ने कर दी है। अन्य फसलों पर भी बोनस दिया जा रहा है। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता खेती की लागत कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। कृषि कल्याण वर्ष का अब आधा साल गुजर चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री मुकुंद यादव ने कृषि के क्षेत्र में अब तक हुए नवाचारों और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही आने वाले समय में होने वाली गतिविधियों की रूपरेखा पर भी चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसी दिशा में अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों से सीधे संवाद की व्यापक रणनीति तैयार की है। राजधानी भोपाल से लेकर जिला विकास खंड और ग्राम स्तर तक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, सुझाव लिए जाएंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना, कृषि के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान करना तथा सरकार, किसानों और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इस अभियान के जरिए कृषि, सिंचाई, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि किसानों की भागीदारी से कृषि विकास को नई गति मिलेगी और किसान हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीकों, प्राकृतिक खेती, सिंचाई, फसल विविधीकरण और कृषि विपणन से जुड़ी जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी जो एमएसपी के धान और सोयाबीन पे दे रहे हैं, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री बने, जो किसानों के साथ खेतों में जाकर जो संवाद कर रहे हैं, किसानों की हर समस्या सुन रहे हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। किसानों के लिए माननीय जी मुख्यमंत्री लाभ कर रहे हैं और बहुत योजना चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसे पहले मुख्यमंत्री भारत के अंदर हैं जो किसानों के बीच जाकर फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय जी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है किसानों के हित की। तो देखिए, मुख्यमंत्री का ये नवाचार है, किसानों के बीच सरकार पहुंच गई है और 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में अब सरकार मना रही है। गेहूं, सोयाबीन पर किसानों को एमएसपी दी जा रही है, लेकिन अब धान पर भी एमएसपी देने की सरकार ने घोषणा कर दी है। कितनी लाभकारी ये नीतियां है, कितनी लाभकारी ये सोच है, ये योजना है, ये आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ के कुलदीप सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिजिटल एडिटर विजय नंदन यादव हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है विजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कुलदीप जी आपसे करना चाहेंगे। सरकार की जो नीतियां है, जो योजना है और किसान कल्याण वर्ष के रूप में जो इस वर्ष को मना रही है सरकार, जितनी भी नीतियां हैं, जो भी मंशा है, किस प्रकार से देखते हैं आप? वाकई में कितना लाभकारी सारी चीजें साबित हो रही है और मुख्यमंत्री स्वयं अब किसानों के बीच जाकर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपसे समन्वय बैठाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, सीधे संवाद यहाँ पर किया जा रहा है और खेती बाड़ी की बात यहाँ पर हो रही है। साक्षी जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सही बात यह है ना कि कृषि कल्याण वर्ष का मध्यकाल निकल चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो खेती किसानी को लेकर के अभी कोई ऐसा भी धरातल स्तर पर कोई ऐसा विशेष परिवर्तन देखने को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बाकी इस विषय पर आऊं कि जो आज का आपने विषय दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कार्यक्रम के लिए किसानों के बीच में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार के द्वारा देर कर दी गई। अगर इसको शुरुआत में भी जिस समय इसकी तैयारी चल रही थी उसी समय सारे संगठनों के साथ, किसानों के साथ संवाद स्थापित कर लेते तो आज उसके मुझे लगता है कि कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते थे। लेकिन फिर भी चलो 6 महीने देर से बात आई, याद आई बात किसानों की, तो मैं तो 2 सुझाव इसमें देना चाहूंगा कि एक तो जिस तरह से अभी यूसीसी का नया कानून बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में और सरकार ने बड़े व्यापक स्तर पर, जिला स्तर पर आकर के और उसकी तैयारियों के विषय में लोगों के सुझाव मांगे हैं और पोर्टल पर भी ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें अपनी भागीदारी भी की है।
तो इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं कि किसानों का हित कैसे हो सकता है, किसानों के संवाद का कार्यक्रम भी इसी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये भी भारतीय किसान संघ की तरफ से मांग करता हूं कि विधानसभा का 4 या 5 दिवसीय एक विशेष सत्र बुलाया जाए। उस सत्र में केवल और केवल किसानों की ही बात हो, मध्य प्रदेश के कृषि की ही बात हो। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उसमें मुद्दा ना हो, ना उसमें राजनीति हो, ना आरोप प्रत्यारोप हो, और किसानों की स्थिति कैसे नहीं सुधर कुलदीप जी, सकती कोई है अगर राजनीति सरकार हो ही नहीं रही है। आपने कहा कि 6 महीने बाद किसानों की याद आई है, तो 6 महीने पहले से तो किसान कल्याण वर्ष यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो किसानों की बात तो हो रही है। अब आपसी समन्वय बैठाने के भी सरकार और किसानों के बीच में यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, संवाद यहाँ पर किया जा रहा है किसानों से सीधे धरातल पर उतरकर। नहीं, मैंने साक्षी जी इसकी ये बात कही कि आज 6 महीने बाद संवाद स्थापित किया जा रहा है। अगर ये कृषि कल्याण वर्ष मनाने से पहले ही संवाद स्थापित कर लिया जाता, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जो परिणाम उसके आते हैं ना, तो वो बेहतर परिणाम आ सकते हैं कि 6 महीने में हम कोई ऐसे परिणाम ला सकते थे जिसको हम ये कह सके कि ये माइलस्टोन है और ये किसानों के हित में बहुत हद तक फायदा देने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और राजनीति की बात तो मैंने केवल विधानसभा के लिए कही है कि विधानसभा में सारे राजनीतिक दल जुटेंगे, तो वो राजनीति को परे रख करके केवल और केवल एक 4 दिवसीय विधानसभा का ऐसा सत्र बुलाया जाए जिसमें केवल और केवल खेती और किसानी के मुद्दों की ही बात हो, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे शुभ परिणाम निकल सकते हैं। जी साक्षी। बिल्कुल। विजय जी, थोड़ा सा आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपने पूरी प्रतिक्रिया सुनी कुलदीप जी की, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है 2026 तो पूरा किसानों के लिए समर्पित है। साक्षी, कुलदीप जी का अपना मत है, वो अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ तक किसान कल्याण वर्ष की बात है, सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है। उसी के तहत मुख्यमंत्री ने सारा जो जितने भी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर समीक्षा की, और समीक्षा के बाद ये कहा गया कि अब सरकार जो है वो सीधे राजधानी से पंचायत तक जाएगी और किसानों से संवाद करेगी। हर सरकार का एक विजन होता है, एक रोड मैप होता है, उसी के तहत वो काम करती है। हमने देखा मोहन सरकार ने 2025 जो साल था उसको उद्योग और रोजगार वर्ष के तौर पर मनाया, और हमने देखा साल भर जो है कॉन्क्लेव चले, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, भोपाल में एक GIS ग्लोबल समिट भी हुई। तो रोजगार बढ़ाने, उद्योग बढ़ाने के लिए ये साल भर निरंतर जो कॉन्क्लेव हुए और समिट हुए वो होते रहे। उसी तरह से ये कृषक कल्याण वर्ष में भी कृषि से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। 6 महीने पहले 6 महीने से भी चल रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार। और ये सब जो प्रक्रिया होती है, इसके तहत योजनाओं को किस तेजी से ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए, उसके लिए होती है। पूरा सिस्टम उसमें लगता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी लगती है, वो एक्टिव होती है, छोटे से बड़ा कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होता है, तब जाकर ये योजनाएं वहाँ तक पहुँचती है। ये कितना इसका असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि तमाम तरह की चुनौतियां हैं सिस्टम में, किसानों की भी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन ये सब एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ती है और सरकार इसको संज्ञान में लेती है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। आलोक जी, मध्य प्रदेश ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है, ठीक है, योजना यहाँ पर बनाई गई है और सिर्फ ये योजना है, पूरी तरह ऐसा कह देना भी गलत होगा, और 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब जो है कहीं ना कहीं किसानों को इंतजार है कि धरातल पर उसका पूरा योजना का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिले 100% और उन्हें लाभ मिले। कितनी सकारात्मक योजना और क्या बदलाव और आने चाहिए जो किसान उनकी अब भी यहाँ पर मांगे हैं, कैसे वो फिर पूरी हो पाएंगे? अगर पूरा वर्ष ही घोषित कर दिया गया है उनके लिए, अब भी अगर किसान असंतुष्ट होता है तो फिर योजना में क्या कहीं कमी रह जा रही है, या जो चुनौती है उसको पार नहीं सरकार कर पा रही है? देखिए साक्षी जी, इसमें दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने किसानों के हित में कई निर्णय लिए और काम किए। निर्णय लेना, योजना बनाना एक अलग बात है, धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना एक अलग बात है। एक विजन तो है हमारे मुख्यमंत्री के पास, जो किसानों के हितों की बात कम से कम कर तो रहे हैं, लेकिन जिनको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो धरातल पर उस स्पीड के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, जिस ताकत के साथ, जिस तेजी के साथ, जिस मजबूती के साथ उनको करना था।
और शायद यही कारण है कि फीडबैक लेने के लिए एक संवाद कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो जिला और तहसील स्तर तक जा रही है, मैं तो कहता हूँ ब्लॉक स्तर तक जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम ये फीडबैक तो मिले कि हमने जो योजनाएं बनाई वो धरातल पर कितनी कारगर साबित हुई, क्या उनका लाभ किसानों को मिला, या सरकारी तंत्र कागज के बदले कागज का भेजने का खेल खेल रहा है। देखिए, इससे किसानों की समस्याओं की जहां प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी, बिल्कुल। वहीं योजनाओं की जमीनी समीक्षा भी इसलिए आनंद जी, शासन मुझे ऐसा करने में लग रहा है अब सक्षम जो ये हो। संवाद स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है, ताकि जो शायद मिसकम्युनिकेशन जैसी जो बात यहाँ पर आ रही है वो ना हो, और जो अगर लाभ भी मिल रहा है तो वो किसानों तक पूरी उसकी जानकारी भी पहुंचे। नहीं साक्षी जी, ये बहुत जरूरी है, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। आईएएस अफसर बंद कमरे में बैठ के योजना बना लेते हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे अफसर योजना बनाते हैं जो खेती का कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन वो खेती के सर्वे सर्वा होते हैं। तो इसका फीडबैक जमीन पे क्या काम हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। इससे जहां किसानों का एक विश्वास उनके प्रति बढ़ेगा, वही संभव है कि मौके पर त्वरित समाधान भी हो, चीजों का क्लियर हो। एक बहुत जो सामान्य चीज देखने में आती है, किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव है, आज भी किसान अपने नामांतरण और बटांतरण के लिए मारा मारा घूमता है। बिल्कुल। क्या स्थिति है, आप अगर हकीकत में जाके देखिए तो तहसील के चक्कर लगाते लगाते वो वावा हो जाता है, जबकि शासन के द्वारा बड़ा इसकी प्रक्रिया सरलीकृत कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं होता है उसका। तो ये कम से कम फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा तो सही कि वो इस पर कोई निर्णय ले पाएंगे। नकली बीज और खाद की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। नकली खाद अभी भी मध्य प्रदेश में कई जगह मिला है जो पकड़ा गया है। तो ये सब चीजें रुकना चाहिए, तभी हम किसान का वाकई में उसका भला कर पाएंगे। वैसे जो मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बनाया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। साक्षी जी, बिल्कुल। देखिए कुलदीप जी, अब यहाँ पर एक संवाद की बात जो आ गई है, अब उसको स्थापित करने के लिए सरकार अब पूरे प्रयास कर रही है। एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसको लेकर अब सरकार यहाँ पर सजग नजर आ रही है। अगर हम बात करें कि सरकार तक जाना है, किसानों को अपनी कुछ मांगे लेकर जाना है या नीतियों के बारे में लेकर जाना है, तो कुछ अगर बदलाव आप लोग चाहते हैं कि क्या होने चाहिए, क्या करने चाहिए नीतियों में, या कुछ 3 ऐसी प्राथमिकताएं आप हमें बता दीजिए जिससे कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू हो सके और किसान जो है वो संतुष्ट हो। बिल्कुल साक्षी जी, सबसे पहले तो किसान की आय कैसे सुनिश्चित हो, इस बात की चिंता सरकार को करना चाहिए। और सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करती है, उसकी खरीदी की गारंटी सरकार को देनी होगी। जब तक खरीदी की गारंटी नहीं देंगे तब तक उसकी आय सुनिश्चित नहीं होगी। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि फसल बीमा बहुत अच्छी तरह से लागू की जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय किसान को कोई परेशानी ना हो। उसका जो भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की फसल बीमा के माध्यम से भरपाई हो। तीसरी बात जो है, फसल कटाई के जो प्रयोग होते हैं उसमें राजस्व विभाग की भूमिका बहुत अधिक है। और इन फसल कटाई प्रयोगों को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं, भारतीय किसान संघ भी महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर ही फसल बीमा का लाभ कितना किसान को पहुंचता है ये सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि राजस्व विभाग जो खेती किसानी करना नहीं जानता, वो केवल खेती की पैमाइश करना जानता है, तो उसको पूरे कृषि विभाग के ऊपर सौंप देना चाहिए कि फसल कटाई प्रयोग जो है ना वो कृषि विभाग करे। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि समय पर खाद, बिजली और सिंचाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। और पांचवी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने जो बात कही कि वास्तव में योजनाएं बनाना अलग बात है। भारतीय किसान संघ का योजनाओं के विषय में कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन जो धरातल स्तर पर होता है वो इतना खराब होता है कि उसकी जो योजना बनाई जाती है उसके उद्देश्य जो होते हैं उसका 10% उद्देश्य भी सफल प्रतीत नहीं होते हैं धरातल स्तर पर। यानी कि आपको अपनी नौकरशाही में, आपके कर्मचारियों में वहां पर इतनी कशावट लानी पड़ेगी, मॉनिटरिंग इतनी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि धरातल स्तर पर उन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सके। एक बात साक्षी जी मैं और कह दूं कि पूर्व वक्ता भी हमारे उद्योग समिट की बात कर रहे थे, उद्योग वर्ष की बात कर रहे थे।
मंदुवर उद्योगों की बात बिल्कुल अलग है, वहां की परिस्थितियां अलग है, वहां सक्षम लोग हैं, यहाँ पे बिल्कुल अक्षम लोग हैं। आर्थिक रूप से विपन्न लोगों से आप बात कर रहे हैं तो नीतियां वहां के लिए अलग होंगी और यहाँ के लिए अलग होंगी। और साथ में ही उद्योग हमेशा से सरकारों की प्राथमिकता में रहे हैं और खेती किसानी के प्राथमिकता में नहीं रहे हैं। इस वर्ष लग रहा है कि उस प्राथमिकता में है, लेकिन आधा वर्ष गुजरने के पश्चात भी धरातल स्तर पर क्रियान्वयन से कोई किसानों को फायदा हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है। इसीलिए मैं हमारी किसानों की ये पीड़ा है, किसान संघ की ये पीड़ा मैं व्यक्त कर रहा हूँ। जी साक्षी। विजय जी, देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अब किसानों में भी ये हो गया है कि सक्षम किसान है तो कोई अक्षम किसान है, और हमेशा ये विवाद सामने क्यों आता है कि एमएसपी की गारंटी चाहिए और आय बढ़ाना है, और अभी भी अगर किसानों के लिए सरकार काम कर रही है तो सुनिश्चितता कैसे उसकी मिलेगी, किसान संतुष्ट कैसे होगा, किसान को भरोसा कैसे होगा सरकार पर। ये सारी जो चुनौतियां हैं ये अब भी बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है, ये सरकार पार क्यों नहीं कर पा रही है? साक्षी, कुलदीप जी ने कहा वो वाजिब है, उनकी बातें हम मान्यता नहीं लें, लेकिन सरकार के सिस्टम में विसंगतियां तो हैं। देखिए, सिस्टम योजनाएं बनती हैं और वो धरातल तक नहीं पहुंचती, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम करती है। मैंने जैसे कहा उद्योग की बात, रोजगार की बात की, वो एक रोड मैप की बात थी कि एक रोड मैप के तहत सरकार काम करती है। उसी तरह से कृषक कल्याण वर्ष को लेकर भी वो आगे बढ़ रही है। सरकार किसानों के साथ खड़ी नज़र आती है, लेकिन उसको इसके साथ ही देखिए अपना वोट बैंक भी देखना पड़ता है। उसका दूसरा पहलू ये भी है, सरकार सत्ता और संगठन दोनों को लेकर चलती है, तो एक प्रक्रिया ये भी है। विजय जी, मैं रोकना चाहूंगी, पिछली जो चर्चा हुई थी उसमें भी यही बात आई थी, किसानों ने ये कह दिया था कि वोट बैंक की तरह हमें ना देखा जाए। देखिए, सरकार काम कर रही है, एक सामाजिक राजनीतिक दोनों ही चीज़ें होती है। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर भी उसको जाना है, राजनीतिक स्तर पर भी जाना है। क्यों भाई, उसका वोट बैंक क्यों नहीं देखेगी? वो किसानों को लाभ पहुंचेगा तभी तो उसको वोट मिलेगा। तो सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, किसानों को लेकर योजनाएं बना रही है, तो उससे एक तो सिस्टम पूरा इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। दूसरा, जो राजनीतिक दल है, जिस दल की भी सरकार होती है, उसके कार्यकर्ता भी उसमें एक्टिव होते हैं। तो ये प्रोसेस उसकी तरह भी चलता है, इस तरह से भी इसको देखना चाहिए। इसका पहलू भी एक ये है कि सत्ता और संगठन को लेकर भी वो आगे बढ़ती है। जहाँ तक किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने की बात है, एमएसपी पर खरीदी की बात है, वो विषय भी सरकार को देखना चाहिए कि क्यों नहीं पहुँच रहा है इसका लाभ। और दूसरा, सर ने बात की थी कि खाद और बीज की जो विसंगतियाँ हैं वो भी दूर होना चाहिए। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। बिल्कुल। लेकिन सरकार जो विजन लेके चल रही है, जैसा कि इसमें ही कहा गया है कि प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को जागरूक करना है, जैविक खेती की तरफ करना है, और जो कम पानी वाली फसलें हैं, अल्प वर्षा जैसे होती है, उसकी तरफ जागरूक करना है। तो सरकार एक मिशन मोड के तहत ये आगे बढ़ाती है, लोगों को जागरूक करती है। को शामिल किया गया है, वो भी काफी ज्यादा श्री अन्न लाभदायक भी इसी के तहत है कि भाई अब जो है रासायनिक खेती कम की जाए, और अब जो पारंपरिक खेती थी हमारी, मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदू, कुटकी, वो लगाने के लिए किसानों को जागरूक करें। तो उसके तहत ये जो सारा संवाद और जो प्रक्रिया जो चल रही है, वो किसानों को एक तरह से मोटिवेट करना है। तो जैसा कहा गया है कि कृषि महोत्सव भी होंगे, अब फूड फेस्टिवल भी होंगे, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन भी होंगे, इंदौर में जो है सब्जी महोत्सव भी होगा। तो एक तरह से सरकार अपने योजनाओं, अपने विजन के तहत किसानों को बताती है कि किस तरह से उनको खेती में और नवाचार करना चाहिए, कौन सी जो नई फसलें हैं वो उगाना चाहिए। ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, एक और चीज़ यहाँ पर मैं समझना चाहूँगी कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब अगले 6 महीने की बात करें, क्योंकि पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब जो 6 महीने बचे हैं उनमें कौन सी चीज़ें हैं, कौन से क्षेत्र है जिनकी ओर सरकार को फोकस करना चाहिए कि जो उद्देश्य है, ये जो किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया, उसका उद्देश्य
पूरा भी हो और कहीं ना कहीं किसानों को नजर भी आए। जिस प्रकार से कुलदीप जी ने भी बात कही है कि धरातल पर चीजें नजर नहीं आ रही है, योजनाएं नजर नहीं आ रही है। हालांकि 6 महीने बाद ही अगर सरकार को याद आई है कि संवाद स्थापित किया जाना चाहिए तो उस पर भी पूरा फोकस होना चाहिए, और भी कोई क्षेत्र अगर अछूते रह गए हैं तो उन पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। साक्षी जी, कृषि का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र है। बिल्कुल। उद्योग का क्षेत्र बहुत सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन कृषि का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र होता है। और जाहिर सी बात है, अगर बहुत विशाल क्षेत्र है तो उसमें इफर्ट्स के साथ संसाधनों का बहुत महत्व होता है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें, 1 करोड़ से ऊपर किसान है मध्य प्रदेश में, जिसमें से लगभग 74% किसान सीमांत और लघु कृषक हैं, जिनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश शासन जो भी योजना, जो भी नीति बनाए, वो इन 74% किसानों को ध्यान में रखकर बनाए। क्योंकि आज जो बड़ा किसान है, जो बड़ी जोत का किसान है, उसको सरकार और सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं है सब्सिडी, वो सक्षम है। लेकिन ये जो 74% किसान है, ये वाकई में गरीब किसान है, इनको सरकारी योजनाओं की, सरकारी सहायता की जरूरत है। अब सबसे बड़ी चीज है आय बढ़ाना किसान की, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे किसानों को जब तक परंपरागत खेती वे नहीं छोड़ेंगे और मल्टी क्रॉप में वे नहीं जाएंगे, वे कभी भी बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटी जोत के किसान है। इसके साथ साथ उन्हें फल फूल और ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान देना होगा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में 3रे नंबर पर है। हमको इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन से ये स्थिति होती है, मैंने हरियाणा का देखा है, हरियाणा में दुग्ध उत्पादन से किसान अपने घर का खर्चा चला लेता है और क्रॉप उसकी पूरी की पूरी सेफ होती है। तो हमें दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रयास करना होगा। एक बहुत बड़ी जो चीज इस समय चल रही है पूरे देश में, हम ऑर्गेनिक की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक खेती बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान पेस्टिसाइड्स और खाद का है। और मैं आपको बता दूं कि जो जमीन का मुख्य तत्व होता है कार्बन एलिमेंट, वो 0.3% रह गया है, 0.3%। और उसका मेन रीजन है पेस्टिसाइड और यूरिया खाद का जबरदस्त उपयोग। हमें ऑर्गेनिक खाद की ओर भी जाना होगा, हमें जैविक खाद की ओर भी जाना होगा, और हमें गोबर की खाद की ओर जाना होगा। इसमें बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, और सरकार को चाहिए कि वो गोबर गैस पर निर्भरता किसान की बढ़ाए, क्योंकि हॉर्मुज के कारण रासायनिक खाद की उपलब्धता नहीं है। सरकार लाख कोशिश करे, लाख प्रयास करे, हॉर्मुज के कारण ये जो यूरिया और डीएपी है, इसकी उपलब्धता में बहुत कमी आएगी। और हम कब तक इस पर निर्भर रहेंगे भाई? हम क्यों नहीं गोबर खाद की ओर जाते? अभी रिसेंटली पूसा में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और उन्होंने ऐसे बैग बनाए हैं जिसमें 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी से अच्छी खाद बन रही है, और वो गैस ही बन रही है। और कई लोगों ने तो उसमें प्रयोग करके उस गोबर गैस को सिलेंडर में भर के रिफिल करना भी शुरू कर दिया। तो किसान क्यों नहीं अपनी इनकम बढ़ा सकता भाई? बिल्कुल बढ़ा सकता है। कुलदीप जी, नवाचार करने में किसानों को कोई समस्या है? 3 बातें निकलकर सामने आई है। प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना होगा, पारंपरिक जो खेती है उनकी ओर भी ध्यान देना होगा, और दुग्ध उत्पादन की ओर भी ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस ओरिएंटेड भी अब किसानों को होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। हम ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अगर हम इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को इन्वॉल्व करें, सहकारिता को इन्वॉल्व करें, आप यकीन मानिए कि मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है, जो मैंने खुद प्रत्यक्ष अनुभव की है। ऑर्गेनिक खेती में मार्केटिंग सबसे बड़ी समस्या है। किसान को बाजार नहीं मिलता है, हमको किसान को बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा, उसको उस प्रकार की कीमत नहीं मिल रही। बैंगलोर में कई IITians हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, वो अपने IIT का काम छोड़कर ऑर्गेनिक खेती में आए, और वो उनकी जो मूंग की दाल है, ऑर्गेनिक मूंग की दाल, तो एक कॉस्टली बिकती है। उनकी लौकी, उनकी तोरई, उनकी हरी सब्जी बाजार से 10 गुना रेट पर बिकती है। और स्थिति ये है साक्षी जी, उन पे माल नहीं बचता, माल बचता ही नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि आदमी ऑर्गेनिक यानी प्योर चीज खाना चाहता है। बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए जिस प्रकार से अब बीमारियां आ रही है और लोग सजग होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की ओर किसानों को बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, परंपरागत खेती की यहाँ पर बात हो रही है, किसानों को वहां भी थोड़ा ध्यान देना होगा। दुग्ध उत्पादन की बात हो गई है, बिजनेस ओरिएंटेशन और किसानों के बीच में लाना पड़ेगा। खैर, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए और किसानों को भी संवाद स्थापित करना चाहिए सरकार के साथ।
बिल्कुल साक्षी जी, इसमें अपने जो पूर्व हमारे वक्ता हैं ना, उन्होंने जो बात कही मैं उनसे सहमत हूँ कि प्राकृतिक कृषि के विषय में भारतीय किसान संघ का बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि कर्ज मुक्त किसान, जहर मुक्त खेती। और अगर सरकारों ने हमको इसका सहयोग दिया होता तो भारतीय किसान संघ ने, जो अभी कुछ समय पहले बात आई थी कि 12 लाख हेक्टेयर से हमारा रकबा प्राकृतिक कृषि के 17 लाख हेक्टेयर हो गया है, वास्तव में ये कहीं ना कहीं 17 लाख हेक्टेयर नहीं होता, ये 35 लाख हेक्टेयर के आसपास हम होते। लेकिन सरकारों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु बता रहे थे कि विपणन की समस्या बिल्कुल सही है कि वो आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, उनमें सब कुछ समझ है, लेकिन हमारा गांव का किसान इतना समझदार नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो इस कारण से उसके सामने ये समस्या रहती है कि वो अपनी पैदा की हुई प्राकृतिक कृषि का और प्राकृतिक फसलों का उतनी अच्छी तरह से विपणन नहीं कर पाता है। वो वास्तविक जो उसका क्रेता है उस तक पहुंचने की उसकी सोर्स नहीं बन पाता, स्रोत नहीं बन पाते, इस वजह से दिक्कत आती है। दूसरी बात अभी आई कि मोटा अनाज, बिल्कुल सही है, किसान पैदा भी करता है। किसान क्या पैदा नहीं करता है? वो बाजरा भी पैदा करता है, वो मक्का भी पैदा करता है, वो रागी भी पैदा करता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या, उसको उसकी कीमत मिल पाती है? बाजरा की चंबल संभाग में बाजरा, ग्वालियर चंबल संभाग में बाजरा बहुत पैदा होता है, लेकिन वास्तव में क्या उसको उसकी कीमत मिल पाती है? उसकी एमएसपी तो 27 और 28 तो 3,000 रुपए के आसपास है, लेकिन वास्तव में उसको रेट क्या मिलता है? 2,000 रुपए का, 1,800 रुपए, 1,900 रुपए का। मक्के की स्थिति क्या है कि उसका 2,400-2,500 रुपए का एमएसपी है, लेकिन उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो भी चुनौतियां हैं उनको सरकार को पार करना चाहिए, इस पर भी सरकार सजग होगी धीरे धीरे। जहां 6 महीने बीत गए हैं वहां 6 महीने और जो सरकार करने की कोशिश कर रही है उसका धरातल पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा क्या क्रियान्वयन हुआ है, क्या कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो देखिए, किसान कल्याण वर्ष घोषित तो कर दिया गया है 2026 को, लेकिन अब भी जो चैलेंजेस है उनको पार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो सरकार की ओर से भी पहल की गई है कि किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, किसानों को भी यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि सरकार के पास जाए, अपनी मांगे रखे, और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है उस और किसान को भी बढ़ना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया और मुख्यमंत्री का जो ये नवाचार है, किसानों के बीच सरकार पहुंच रही है, संवाद स्थापित कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन कुछ और भी जो चैलेंजेस बचे हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो भी नीतियां है, जो भी मंशा है, जो भी योजना है, उनका 100% ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन देखने के लिए मिले और किसानों को लाभ मिले। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।